हमने हमेशा ही अपने बड़े बूढ़ों को कुछ ऐसी बातें कहते सुना है जिन्हें सुनकर हमें उन बातों पर कभी यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि मीठा खाकर घर के बाहर मत जाना, क्या इत्र लगाकर दोपहर या रात के समय सुनसान रास्ते से मत गुजरना। लेकिन हमें उनकी ये बातें महज उनका अंधविश्वास लगती है। लेकिन जब इंसान खुद इसके परिणाम भुगत नहीं लेता, वो इस पर यकीन नहीं करता। कितनी बार बोला है तुझे, ये इत्र लगाकर बाहर मत निकला कर। अरे माँ, दोस्त की शादी है। अब दोस्त की शादी में इत्र लगाकर नहीं जाऊंगा तो कब जाऊंगा? और तुम मेरे सामने ना ये सब फालतू की बातें मत किया करो। जब देखो तब कभी ये मत करो, कभी वो मत करो। अरे आप लोगों के अंधविश्वास की सीमा भी ना पता नहीं कहाँ पे जाकर रुकेगी। ये सब अंधविश्वास नहीं है। कोई अपने मन से ऐसी बातें क्यों बनाएगा? किसी ना किसी के साथ तो कुछ घटता है, तभी वो सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है ना। अरे तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। अब माँ मुझे जाने भी दो, बहुत देर हो रही है। सुमित अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए घर से निकल गया। बाहर उसका दोस्त बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था। वो उसकी बाइक पर बैठा और दोनों वेन्यू के लिए निकल पड़े। शादी में पहुंचकर उन्होंने खूब एंजॉय किया। वहां से निकलते निकलते उन्हें काफी देर हो गई। सुमित अपने दोस्त की बाइक पर बैठा और वो दोनों घर के लिए निकल गए। लेकिन रास्ते में सुमित ने अपने दोस्त को बाइक रोकने के लिए कहा। अरे क्या हुआ तुझे, बाइक क्यों रुकवाई है? अरे बहुत जोर से लगी है यार, बस अभी आता हूं। सुमित थोड़ी देर के बाद बाइक पर वापस आकर बैठ गया। तभी नीरज का ध्यान आसपास पड़ा। वो डरते हुए एकदम से सुमित से बोला, भाई एक बात बता, कहीं तू उस दरवाजे के पास तो करके नहीं आया ना? क्यों, क्या हुआ? वहीं पर करके आया हूं यार। अरे भाई ये तूने क्या किया? जरा ठीक से देख तो लेता कि वो शमशान घाट है। अरे देखा था मैंने यार, और मुझे पता है कि ये शमशान घाट है। क्या तू भी फालतू की बातें करता है? अब जोर से लगी थी तो कहीं पर तो करनी पड़ेगी ना। इसके अलावा यहाँ पर कोई जगह थी नहीं। चल अब जल्दी चल, घर चलते हैं। नीरज जानता था कि सुमित ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन शमशान घाट के सामने वो उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने बाइक स्टार्ट की और चुपचाप सुमित के घर की तरफ निकल गया। उसकी हिम्मत अब वहां से अपने घर जाने की भी नहीं हो रही थी, इसलिए वो उस रात सुमित के घर ही रुक गया। अगली सुबह नीरज सोकर उठा तो देखा कि सुमित अभी तक सो रहा है। अरे बाप रे, ये भी अभी तक सो रहा है। चलो इसे उठाता हूँ। नीरज सुमित को उठाने के लिए उसके पास गया और उसने जैसे ही सुमित को उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो देखा कि उसे बहुत तेज बुखार है। इसे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। सुमित, सुमित, अरे उठना, क्या हुआ तुझे? नीरज के बार बार उठाने पर सुमित की आंख खुली तो नीरज ने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी है और चेहरा सूजा हुआ है। अरे तेरे चेहरे को क्या हो गया भाई? इतना सूजा हुआ कैसे, और आंखें भी एकदम लाल है। लगता है तुझे बुखार हो गया है, इस वजह से ये सब हो रहा है। कपड़े बदल ले, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। सुमित ने जैसे तैसे कपड़े बदले और नीरज उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी, लेकिन वो दवाई खाने के बाद भी सुमित को कोई आराम नहीं हुआ। नीरज वापस अपने घर आ गया था। सुमित की माँ को उस रात की किसी भी बात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुमित दिन पर दिन बीमार पड़ता जा रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे और शरीर का हर अंग सूजकर अब उसके भीतर पीप पड़ने लगी थी। सुमित की माँ ने डॉक्टर को घर पर बुलाया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब कि मेरे बेटी को क्या हो गया है। पिछले एक हफ्ते में डॉक्टर ने इतनी दवाइयाँ दी, लेकिन किसी दवाई से इसे कोई आराम ही नहीं आ रहा है। आखिर मेरे बच्चे को क्या हुआ है डॉक्टर साहब? लगता है इन्हें कोई इन्फेक्शन हो गया है, हमें इन्हें अस्पताल में एडमिट करना होगा। डॉक्टर के कहने पर सुमित के मम्मी पापा ने उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया, लेकिन 2 दिन तक एडमिट रहने के बाद भी उसकी हालत सुधारने के बजाय और बिगड़ गई। रात के समय उसके मम्मी पापा वहीं पर रुके हुए थे। उसकी मम्मी को
रात को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी। तभी उन्होंने देखा कि सुमित के वार्ड से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। अरे ये कैसी आवाज है? उन्होंने सुमित के वार्ड के बाहर लगे शीशे के अंदर की तरफ देखा तो अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। सुमित के सीने पर एक काली परछाई बैठी थी और सुमित बुरी तरह तड़प रहा था। ये देखकर उसकी मां के हाथों से पानी का गिलास छूट गया और वो आवाज सुनकर वो परछाई पीछे की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा किसी भयानक राक्षस जैसा था। जैसे सुमित की मां की नजरें उससे मिली तो वो भयानक तरीके से मुस्कुराया और सुमित के शरीर में समाकर कहीं गायब हो गया। यह सब देखकर उसकी मां वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उनके गिरने की आवाज से वहां सो रहे सुमित के पिताजी की आंख खुली और उन्होंने भागकर मंजू को उठाया। चेहरे पर पानी छिड़कने के बाद भी उसे होश नहीं आ रहा था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें सिरिंज लगा दी। सुबह जब उन्हें होश आया तो सुमित के पिताजी ने उनसे पूछा, कल रात को तुम्हें क्या हो गया था? तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी मंजू? कितनी ज्यादा कोशिश की हमने तुम्हें उठाने की, लेकिन तुम्हें होश ही नहीं आया। डॉक्टर ने कहा कि तुम डर की वजह से बेहोश हुई, लेकिन आखिर किस चीज से तुम इतना डर गई? लगता है तुम सुमित की तबीयत को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। लेकिन तुम चिंता मत करो मंजू, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। मंजू कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस हद तक डर चुकी थी कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो जैसे कुछ बोलने की कोशिश करती तो वही भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। पूरा दिन बीत गया, लेकिन मंजू कुछ भी बोल नहीं पाई। रात को सुमित की हालत और ज्यादा खराब हो गई। उसके पूरे शरीर से पस फूटने लगा। दर्द के मारे वो इतनी जोर से चीख रहा था कि पूरे अस्पताल में उसकी चीख की गूंज सुनाई दे रही थी। मंजू के हाथ पर सिरिंज लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे की चीखने की आवाज सुनी तो वो अपना सिरिंज निकालकर उसके कमरे की तरफ भागी। उसने देखा कि वो भयानक परछाई उसके वार्ड में ही घूम रही है और सुमित की ऐसी हालत देखकर वो बहुत खुश हो रही है। मंजू ने जल्दी से सुमित के पापा का हाथ पकड़ा और अस्पताल के बाहर लेकर आई। अस्पताल के बाहर थोड़ी दूर पर एक मंदिर था। मंजू उन्हें जल्दी से वहां लेकर गई। मैं समझता हूँ मंजू कि इस समय हमें भगवान से दुआ करने की बहुत जरूरत है, लेकिन वहाँ हमारे बेटे की हालत बहुत खराब है। हमें इस वक्त अस्पताल में ही होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि हमारे बेटे की हालत बहुत खराब है, लेकिन हमारा बेटा उन दवाइयों से ठीक नहीं होने वाला। उसके ऊपर किसी भूत का साया है। मैंने अपनी आंखों से कल रात को वही देखा था जो आज भी देखा है। हमें उसे किसी तांत्रिक के पास लेकर जाना होगा। क्या ये सब तुम क्या बोल रही हो मंजू? और अगर ऐसी बात है तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम किसी तांत्रिक के पास जाएं। एक काम करते हैं, हम मंदिर के पंडित जी से बात करते हैं। शायद अब वही हमें इस समस्या का समाधान दे सके। बेटी, जैसा तुम बता रही हो, ऐसा तो तभी होता है जब कोई भूत या पिशाच किसी इंसान के पीछे चलकर उसके साथ आ गया हो। ये इंसान को ज्यादा समय नहीं देते। मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे के पास लेकर चलो। वो दोनों पंडित जी को अस्पताल लेकर गए। जब तक वो अस्पताल पहुंचे तो सुमित की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टर ऑक्सीजन लगाकर उसकी सांस वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे बच्चे के शरीर पर एक नहीं बल्कि दो आत्माएं हावी है। तुम्हारे बेटे को बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसा मत कहिए पंडित जी। हम आपके पास बहुत आस लेकर आए हैं। आप ही हमारा आखिरी सहारा है। मैं तुमसे वादा तो नहीं कर सकता बेटी, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारे बेटे को बचाने में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हुए वार्ड के गेट के बाहर गंगा जल छिड़कते हैं। तभी सुमित और जोर जोर से तड़पने लगता है। वहां पर पंडित जी को ये सब करते हुए देखकर नर्स गुस्से में वहां आती है। आप सब लोग ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वहाँ आपके बेटी की हालत इतनी सीरियस है और यहाँ आप झाड़ फूक करने के लिए पंडित जी को लेकर आई है। बेटी, मैं तुम लोगों को उसका इलाज करने से नहीं रोक रहा, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। मैं तुम्हारे काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा। कृपया करके जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। पंडित जी वार्ड के भीतर गए। उन्होंने सुमित का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर रोली बांधने लगे, लेकिन सुमित ने
पंडित जी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिरे। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। मरीज को अभी 2 पल पहले तक ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी, उसके भीतर इतनी जान कहां से आ गई। पंडित जी हिम्मत करके फिर से उठे और उसके हाथ पर रोली बांधने की कोशिश करने लगे। डॉक्टर्स भी समझ चुके थे कि ये कोई मामूली केस नहीं है। डॉक्टर्स और नर्सेस ने सुमित के हाथ पैरों को कसकर पकड़ लिया ताकि पंडित जी उसके हाथ पर रोली बांध सके। तू बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा पंडित, मैं जानबूझकर इसे परेशान नहीं कर रहा। हाँ, इसने हमारा अपमान किया है, इसलिए हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। इसने जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम इसे जाने दो और मुक्त हो जाओ। नहीं, ऐसी गलती की माफी नहीं होती। हम इसे जिंदा नहीं रहने देंगे। तू इसकी मदद मत कर पंडित, वरना तो भी मारा जाएगा। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूत पिशाचों को शांत कराना इतना सरल नहीं होता। पूरे 3 घंटों की जद्दोजहद और मंत्रोच्चारण के बाद अचानक ही सुमित का शरीर बिस्तर से ऊपर उठता है और अचानक से बिल्कुल हल्का होकर बिस्तर पर गिर जाता है। तभी वहां से बहुत तेज गति में हवा कांच की खिड़की की तरफ जाती है और कांच की खिड़की को चीरते हुए वहां से ओझल हो जाती है। पूरे कमरे में कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। तभी पंडित जी को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। डॉक्टर्स जल्दी से उन्हें एडमिट करते हैं। भगवान की दया से पंडित जी की जान बच जाती है और सुमित भी ठीक हो जाता है। लेकिन हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि सुमित ने जो गलती की वो आप बिल्कुल ना करें। अगर आप भूत पिशाच और आत्माओं पर यकीन नहीं करते हैं तो भी उनका अपमान ना करें और उनके स्थान पर कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ जाएं। सुमित को तो पंडित जी ने बचा लिया, लेकिन शायद हर कोई सुमित जितना खुशकिस्मत ना हो। विवेक के हॉस्टल आए 1 महीना हो चुका था, पर अब तक उसका कोई दोस्त नहीं बना था। हॉस्टल के सभी बच्चे खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर जब विवेक अपने रूम की तरफ बढ़ता है तो अचानक से सारी लाइट्स बंद हो जाती है और उसे डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। डरावनी आवाज सुनकर विवेक के पसीने छूट जाते हैं। पूरी गैलरी में इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि विवेक एक एक कदम फूंक फूंक के रखता है। तभी उसे एहसास होता है मानो जैसे उसके पैर के नीचे कुछ आ गया हो। विवेक के डर से चीख निकल जाती है और वो अंधेरे में डरते हुए भागने लगता है और भागते भागते जाकर एक दीवार से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी गैलरी की सारी लाइट्स जल जाती है और कुछ लड़के उसके सामने आ खड़े होते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। देखो दोस्तों, जरा इस डरपोक को, अंधेरे से इतना डरता है कि दीवार से ही टकरा गया। अरे तुम छोटे गांव के लोग भी इतने डरपोक होते हो क्या? गांव में तो लाइट नहीं होती, जंगलों में जाना पड़ता है लोटा लेकर, और तुम इतने अंधेरे से डर गए। इतना बोलकर वो सभी लड़के विवेक के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। बेचारा विवेक डरा सहमा अपने कमरे में जाता है और कुछ देर बाद रात के 2 बजे जब नीरज गहरी नींद में सो रहा होता है तो कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर नीरज पवन को उठाता है। अबे यार, क्या घोड़े की तरह सोता रहता है, जाकर दरवाजा खोल, दरवाजे पर कोई है। नीरज पवन को बार बार उठाने की कोशिश करता है पर पवन उठता ही नहीं। इसके बाद नीरज खुद नींद से उठकर दरवाजा खोलता है पर वो देखता है कि दरवाजे पर कोई नहीं है। अपने सामने किसी को न देखकर वो एक बार फिर सोने के लिए चला जाता है। नीरज की अभी आंख सही से लगी भी नहीं थी कि एक बार फिर उसे एहसास होता है कि मानो जैसे दरवाजे पर कोई है। इस बार नीरज गुस्से में दरवाजा खोलने के लिए उठता है और दरवाजा खोलते ही कहता है, कौन है भाई? सामने आ। अगर मुझे पता चल गया ना तो खैर नहीं है। तू जानता नहीं तो किससे पंगा ले रहा है। तभी गैलरी की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। अब नीरज के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे वही डरावनी आवाज सुनाई देती है जैसी आवाज करके उसने विवेक को डराया था। नीरज को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है।
वो जल्दी से दरवाजा बंद करके सोने के लिए चला जाता है। नीरज कंबल ओढ़कर आंखें बंद कर लेता है, पर कोई उसका कंबल उसके ऊपर से खींच लेता है। और जब नीरज उठता है तो वो देखता है कि कमरे में कोई नहीं है और पवन भी आराम से सो रहा है। वो एक बार फिर पवन को उठाता है, पर पवन उठता ही नहीं, मानो जैसे पवन मर चुका हो। पवन की नीली पड़ी बॉडी देखकर नीरज का गला सूखने लगता है और वो कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, पर कमरे का दरवाजा नहीं खुलता और अचानक से कमरे की खिड़की अपने आप ही खुल जाती है और खिड़की के बाहर उसे किसी औरत का साया नजर आता है। उसे देख नीरज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कमरे के दरवाजे के पास मुंह छुपाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब नीरज अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को बिस्तर पर पाता है और पवन उससे कहता है, अबे यार, मैंने तुझे कितनी बार बोला है ऐसे सस्ते नशे करके मत सोया कर। पता है सबको लगा तू मर गया। कब से तुझे उठा रहे हैं, उठ क्यों नहीं रहा था? ये बात प्रिंसिपल तक पहुंचने वाली थी तो मैंने संभाल लिया। अबे सुबह कब हुई और मैं बिस्तर पर कैसे? मैं तो रात को दरवाजे के पास था। अरे तू पागल हो गया है क्या? तू खूंटे बेचकर बिस्तर पर ही सो रहा था और सुबह के 11 बज गए हैं। तूने 2 क्लास भी छोड़ दी और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अब तो बेटा सीधा तुझे लंच ही मिलेगा। पवन की बातें सुनकर नीरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब नीरज पवन को कल रात की सारी घटना बताता है। इसके बाद पवन नीरज से कहता है, देख यार, 2 ही चीज हो सकती है, या तो तेरे दिमाग का वहम है या तो फिर ये सब कुछ किया कराया उस विवेक का है। हमने भी तो उसे कल इसी तरह से डराया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे बदला ले रहा है? अगर ऐसी बात है तो आज उस विवेक की खैर नहीं। आज मैं उसे इतना डराऊंगा कि उसे अपनी मरी हुई नानी तक याद आ जाएगी। अब क्या था, नीरज पवन के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाता है और रात को एक बार फिर डिनर करने के बाद जब सभी लड़के अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं तो नीरज और पवन विवेक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, विवेक यार, हमें माफ कर दे। तू छोटे गांव से आया है, गंवार है, इसलिए हम तेरा मजाक बना रहे थे और तुझे डरा रहे थे। अगर हमें पता होता कि तेरी माँ इतनी बीमार है और फिर भी तुझे हॉस्टल भेज रही है तो हम तुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते। क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? पर तुम्हें कैसे पता? विवेक, सच में तुझे कुछ नहीं पता? अरे हॉस्टल के फोन पर तेरी माँ का फोन आया था और चौकीदार अंकल बता रहे थे कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो तेरा ही नाम ले रही है और तुझे ही याद कर रही है। मेरी मान तो एक बार तू अपनी माँ से मिलने चला जा, क्योंकि तेरी माँ यहीं अपने हॉस्टल के पास जो शमशान घाट है ना, उसके पीछे वाले अस्पताल में एडमिट है। क्या मेरी माँ यहीं के अस्पताल में एडमिट है और मुझे कुछ नहीं पता? पता होगा भी कैसे? मैं अपनी माँ से बात ही कहाँ करता हूँ। सारी गलती मेरी है। मुझे अपनी नाराजगी इतनी नहीं रखनी चाहिए थी। प्लीज मुझे बताओ वो हॉस्पिटल कहाँ है? मैं अभी जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। बेचारा विवेक इस बात से अनजान था कि ये सारी चाल नीरज और पवन की है। अब नीरज और पवन विवेक को बेवकूफ बनाकर शमशान घाट में ले जाते हैं और उसे वहीं अकेला छोड़कर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और एक बार फिर उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर इस बार उनकी चाल उल्टी पड़ जाती है। विवेक शमशान घाट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है तो वहीं नीरज और पवन ये सब देखकर मजे ले रहे होते हैं, पर तभी तेज आंधी और तूफान चलने लगती है। अरे यार, ये मौसम अचानक से कैसे खराब हो गया? अब इस डरपोक को हम डराएंगे कैसे? भाई मेरी बात मान, तो अभी घर चलते हैं, इस बेवकूफ को यहीं छोड़ते हैं। वैसे भी ये बहुत डरपोक है, ये चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा और इसे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। हम दोनों यहाँ से चलते हैं, मौसम बहुत खराब हो रहा है। पर मेरा बदला? अरे भाई, तेरा बदला भी ले लेंगे, पर अभी यहाँ से चलते हैं। पवन और नीरज इतना बोलकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी एक बड़ा सा पेड़ टूटकर उन दोनों के सामने गिर जाता है। बाल बाल बचे, मैं कह रहा था तुझे यहाँ से जल्दी चलते हैं, मौसम बिगड़ रहा है। ये तो अच्छा है कि ये पेड़ हमारे ऊपर नहीं गिरा। अब चलो यहाँ से। इतना बोलकर पवन नीरज का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगता है, पर हवा इतनी तेज चलने लगती है कि पवन और नीरज आगे बढ़ ही नहीं पाते। रात का सन्नाटा और तेज आंधी तूफान के साथ बिजली भी कड़कने लगती है
और पल भर में उन दोनों की नजरों के सामने से विवेक गायब हो जाता है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बहुत सता लिया तुमने मेरे बेटे को, अब तुम्हारी खैर नहीं। इसी शमशान में मैं तुम्हारी लाश को दफन कर दूंगी। देखा भाई, मैंने कहा था ना उस रात को जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, वो मेरे दिमाग का कोई वहम नहीं था। और अब तो ये भी साबित हो चुका है कि इन सब के पीछे उस बेवकूफ विवेक का भी हाथ नहीं है। हमने गलती करी शमशान घाट में आकर। तो वो पागल हो गया है क्या? वो कहना क्या चाहता है कि यहाँ भूत है? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये इस विवेक का काम है। हमने उसे झूठ कहा कि उसकी माँ बीमार है, उसे ये बात पता चल गई होगी, इसलिए वो अब हमें डराने की कोशिश कर रहा है। पवन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी पवन को एहसास होता है कि मानो जैसे उसके गालों पर किसी ने जोरदार तमाचा मारा हो। पवन अपने गाल पकड़ लेता है तो वहीं दूसरी ओर नीरज अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है और उल्टा लटक जाता है। कौन है? देखो, तुम जो भी कोई हो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इस विवेक के साथ थोड़ा मजा कर रहा था। ये सारा प्लान इस पवन का था। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब से मेरा बेटा इस हॉस्टल में आया है, तब से तुम दोनों ने उसका जीना हराम कर दिया है। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर विवेक की मरी हुई माँ उन दोनों के सामने आ जाती है। विवेक की माँ को देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और विवेक की माँ अपनी शक्तियों से पवन को जमीन के अंदर कमर तक गाड़ देती है। अपनी मौत को अपने सामने देखकर नीरज और पवन के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तभी वहां विवेक आ जाता है और अपनी माँ को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और जाकर अपने माँ के गले लगने लगता है और वो जाकर भी अपनी माँ को छू नहीं पाता। माँ, आप मेरे सामने खड़ी हैं, वो भी सही सलामत, फिर मैं आपको छू क्यों नहीं पा रहा? और आपने इन दोनों की ऐसी हालत कैसे कर दी? विवेक बेटा, मैं इन दोनों को आज नहीं छोड़ूंगी। तुझे जो कोई भी परेशान करेगा वह मौत के घाट उतारा जाएगा। और बेटा, तू मुझे चाह कर भी इसलिए नहीं छू पा रहा क्योंकि अब मैं तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं मरकर भी अमर हूँ और हमेशा तेरी हिफाजत करती रहूंगी। जब विवेक को ये पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और उसके सामने जो औरत खड़ी है वो उसकी माँ की आत्मा है, तो विवेक के हलक में उसकी आवाज रुक जाती है और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू के अलावा कुछ नहीं गिरते। और तभी उसके आंखों के सामने कुछ पुरानी धुंधली यादें आ जाती है, जहाँ वो बड़ी ही बेरुखी के साथ अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जा रहा होता है। माँ, अगर आज पापा जिंदा होते तो आज हम शहर में होते। पापा के जाने के बाद तो तुमने मुझे बिल्कुल देहाती बना दिया है। मेरे सारे दोस्त बाहर हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं और शहर में नौकरी करने लगे हैं। एक मैं हूँ जिसकी अब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पर मैंने भी सोच लिया है मैं हॉस्टल जाकर रहूंगा और तुम मुझे अब रोक भी नहीं पाओगी। और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हुआ। नहीं विवेक बेटा, तुझे हॉस्टल जाना है, तू जा, पर मुझसे बेरुखी से पेश मत आ। मैं तेरी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे शहर नहीं भेज पाई, पर तू वहाँ जाकर अच्छे से रहना और मुझसे बातें करते रहना। विवेक की माँ विवेक की खुशी के लिए उसे हॉस्टल जाने देती है, पर विवेक की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो हॉस्टल जाने के बाद एक बार भी अपनी माँ से बात नहीं करता और विवेक की माँ उसकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने बेटे की याद में दम तोड़ देती है। पर अफसोस इस बात से बेखबर विवेक हॉस्टल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। माँ, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि मेरी नाराजगी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगी तो मैं कभी हॉस्टल नहीं आता। इस हॉस्टल में आने के बाद मुझे आपकी अहमियत का पता चला। मैंने आपसे बात करने की कोशिश की पर आपका फोन ही कभी नहीं लगा। लगता भी कैसे आप इस दुनिया में जो नहीं रही। विवेक, तेरी नाराजगी खत्म हो गई मेरे लिए, यही बहुत है। पर मैं इन लड़कों को आज माफ नहीं करूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे परेशान करने की?
नहीं माँ, इन्हें कुछ मत करो। ये भी तो किसी के बेटे हैं और मैं नहीं चाहता जैसे हम दोनों अलग हो गए वैसे ही कोई माँ अपने बेटे से अलग हो जाए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो शायद उनकी माँ भी बेटे की गम में मर जाए। प्लीज हमें माफ कर दो, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे और विवेक को अपने छोटे भाई की तरह रखेंगे और हॉस्टल में आए हर नए बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमें माफ कर दो और हमें एक मौका दे दो। माँ, इन्हें माफ कर दो और एक मौका दे दो मेरे लिए। विवेक के कहने पर विवेक की माँ उन दोनों लड़कों को माफ कर देती है और वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद विवेक, नीरज और पवन अपने हॉस्टल चले जाते हैं और हॉस्टल जाने के बाद अगले ही दिन पवन किसी पंडित से बात करता है और विवेक की माँ की आत्मा की शांति के लिए वो तीनों मिलकर एक पूजा करते हैं। जिसके बाद विवेक की माँ की आत्मा को शांति मिल जाती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।